अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। आज के दिन की बड़ी खबर, शाम में सदर बशारुल असद की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। शामी बागियों का सरकारी टीवी पर फतह का ऐलान। बागी रहनुमा अबू मोहम्मद अल जोलानी ने हुकूमत संभाल ली है। असद खानदान के 50 साल इख्तिदार का सूरज गुरूब हो गया। बागियों का दमिश्क पर कब्जा। 2000 से जायद शामी फौजियों ने इराक में पनाह ले ली। इजरायली फौज टैंकों के साथ गोलान की सरहद से कनेतरा में दाखिल हो गई। असलहे के शामी गोदामों और ईरानी सिफारत खाने पर हमले की भी खबरें हैं। साथ ही साथ इराकी सिफारत खाने से हमले को निकाल दिया गया। शाम और तुर्किया में जश्न। दमिश्क और हमस में लोग सड़कों पर निकल आए। इस्तांबुल में भी खवातीन, बच्चों और बूढ़ों का खुशी से रवायती रक़्स। कैदियों के लिए आम माफ़ी का ऐलान। और उसके साथ साथ बड़ी खबर यह भी है कि बशारुल असद मुल्क से फरार होते हुए उनका तैयारा जो है वो रडार से गायब हो गया। और इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया कोट कर रहा है कि बशारुल असद जाँ बहक हो चुके हैं। लेकिन इस खबर की तस्दीक इस वक्त नहीं हो सकी है, अब तक नहीं हो सकी है। इस तमाम मामले को हम डिस्कस करेंगे। राशिद वली रिटायर्ड इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, दिफाई तजियाकार। राशिद वली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक हफ्ते पहले तक इस बात की तवक्का भी नहीं की जा रही थी कि इस तरीके से खात्मा होगा बशारुल असद की हुकूमत का। ये क्या पक रहा था अंदर अंदर? जी, चूंकि ये पूरी दुनिया की तवज्जो गाजा और यूक्रेन पे मरकूज थी और उसके बाद लेबनान कॉन्फ्लिक्ट पे, तो मेरा ख्याल कि इस तरफ तवज्जो बढ़ गई लोगों की। और यहाँ पे जो जुलानी का ये फैक्शन है, हयातुत तहरीर शाम, ये शुरू से इर्द गिर्द इन्होंने देवर कीपिंग देयर पाउडर ड्राई, तैयारी तो इन्होंने की हुई थी और ये मौके की ताक में थे। और ये वो मौका था जब रूस यूक्रेन में मशगूल है, ईरान प्री ऑक्यूपाइड है क्योंकि उसका अपना इजराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और वो इस पोजीशन में शायद नहीं है कि अपने जो प्रो शाम मिलिशिया हैं उनको एक्टिवेट कर सके उस स्ट्रेंथ में जैसे पहले करता था। और हिजबुल्लाह, क्योंकि उसकी भी काफ़ी उसको नुकसान हुआ लेबनान की जंग के बाद, ये तीन जो हलीफ थे जो मुज़ाहमत का महवर है उसके, तो इनको जख्म पहुंची और ये एक अपॉर्चुन मोमेंट था जिस पे कैपिटलाइज किया इस मिलिशिया ने। ये वो ब्रेक अवे फैक्शन है जिसने अलकायदा से डिटैच हुए थे 2016 में। और इनका जो ऑब्जेक्टिव है, स्टेटेड पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, वो अपनी एक इस्लामी हुकूमत कायम करना है। और इनका अभी अलकायदा और ISIS उसके साथ भी ये कतई ताल्लुक उन्होंने किया हुआ है। और ये वो छोटी छोटी मलेशिया जो उस सूरत में नॉन स्टेट एक्टर्स की सूरत में लड़ रही थी, ये इसके झंडे के नीचे मुज्तमा हुई हैं। तुर्की और अमेरिका की इसको सरपरस्ती हासिल है, मगर उस तरीके से अभी उसके कोई टेंजिबल प्रूफ्स जो हैं वो सामने नहीं आए। अमेरिका ने तो अच्छा, अब इसमें सर एक तो ये कि अमेरिका जो है उसने बजाय अपने आप को डिस्टेंस रखने की है, लेकिन हकीकत क्या ये भी मैं जानना चाहूंगा। उस सबसे बढ़कर ये जो बागी फौज आई है, इसने जो फलस्तीनी परचम है उसकी बेहुरमती की है। तो ये अब जो कॉन्फ्लिक्ट था फलस्तीन के हवाले से, क्या उसको और हवा मिलेगी, वो और ज्यादा जो है वो ज्यादा बढ़ेगा? देखिए, ये जो हयातुत तहरीर शाम है, इसका एजेंडा ये इस्लामी एक हुकूमत के दाई हैं। और ये आप समझ लें कि एक वेरिएंट ऐसा हो सकता है जैसे हमास था गाजा में, जो पॉलिटिकल सिस्टम पे भी किसी बिलीव करते हैं, मगर साथ साथ वो उनका इस्लाम और इस्लामी निज़ाम जो है उसके साथ गहरी वाबस्तगी है। फ़लस्तीन के साथ अभी देखिए, हम कोई शरा सदर के साथ ये बात नहीं कर सकते क्योंकि अमरीकी भी इनको उस तरीके से सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये वो मलेशिया है जो हो सकता है कल इजराइल के खिलाफ खड़ी हो जाए, क्योंकि आइडियोलॉजी बिल्कुल उसके ऑपोजिट हैं। जो इजराइल की आइडियोलॉजी है। मगर इस वक्त ये ज़रूर हुआ है कि जो प्रो ईरान मलेशिया थी, जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस था जिसमें लेबनान के थ्रू शाम की तरफ से मदद जा रही थी, वो वक्ती तौर पर रुक जाएगी। और मे बी इजराइल का कोई बड़ा जो रीमेकिंग ऑफ मिडल ईस्ट इनटू ग्रेटर इजराइल है उसमें ये मदद करे, क्योंकि अगर ये मलेशियाज आपस में लड़ना शुरू हो गई तो फिर हो सकता है गोलान हाइट्स की जानिब से इजराइल दोबारा पेशकदमी की कोशिश करे
तुर्की यहाँ से अपना ईस्टर्न साइड से इलाका कुछ ले ले, क्योंकि व्हाट अबाउट ईरान, क्योंकि उनके सफारतखाने के ऊपर भी हमला हुआ है आज। जी, ईरान डेफिनेटली, ईरान सबसे ज़्यादा इस वक्त मुतासर मुल्क है, क्योंकि उसके लिए एक बहुत बड़ी ज़ख है, बहुत बड़ी हजीमत है। और उसकी मलेशिया चूँकि काफ़ी एक्टिव हैं इस रीजन में, तो वो अभी मेरा ख्याल है कि एक किस्म की सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है जिसकी जानिब ये हालात जाएंगे मिस्र में, अगर यूनाइटेड नेशंस ने कोई ऐसा हल ना निकाला। जैसे कि वो कतर में दोहा फोरम में यूएन का जो रिप्रेजेंटेटिव हैं गाय पैटरसन, उन्होंने ये कहा है कि ऐसा कोई इंक्लूसिव गवर्नमेंट का निज़ाम वज़ा करने के लिए एक जाके स्टेबिलिटी हो, और ये इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ जो है उसके मुताबिक कोई ऐसा सिस्टम वज़ा किया जाए कि तमाम फैक्शन मिलके इस पे राज़ी हो जाएं कि डेमोक्रेटिक तरीके से ये ट्रांजिशन हो। मगर ये एक पाई इन द स्काई है, इतना आसान काम नहीं है, ईजियर सेड देन डन, क्योंकि बहुत सी मलेशियाज हैं, उनके अपने एजेंडे हैं। अब इसमें अलकायदा और दौलत इस्लामिया जो पुरानी है और उनके ISIS, ये बहुत से फैक्शन इसमें कूदेंगे। यानी फिर वही होगा कि जो बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, स्पेशली जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, वो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट के नाम पर अपने मोहरों को लाकर बिठाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली हमारे साथ मौजूद थे और इस अहम तरीन मौजू पे अपना व्यू पेश कर रहे थे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का, जहां पर मौलाना फजलुर रहमान आज पावर शो कर रहे हैं। वेलकम बैक। आज 8 दिसंबर, एक और अहम एक्टिविटी। आज जमीयत उलमा इस्लाम का पेशावर में जलसा और मौलाना फजलुर रहमान दीनी मदारिस के बिल की मंजूरी ना होने के हवाले से, ये बिल सेनेट और कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका है, लेकिन सदर मुमलिकत ने अब तक इसके ऊपर दस्तखत नहीं किए, और इसी में एहतजाजन जो है वो इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने के हवाले से आज की डेडलाइन दी गई थी। आज जलसे में बहुत तफसील से इस पूरे मामले को डिस्कस किया कि जनाब ये जो बिल है, दरअसल ये PDM हुकूमत में इसके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन हुई थी, इसकी दस्तावेज तैयार हुई थी, और उस वक्त की हुकूमत ने ये दस्तावेज जो है इसकी ड्राफ्टिंग की थी और मदारिस ने इसको कबूल किया था। लेकिन उसके बाद एक सिलसिला शुरू होता है कि कहीं से इसकी रुकावट आई, इसको मंजूर नहीं होने दिया। हमारे साथ मौजूद है महमूद जान साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज कुछ इस तरह की फजा बन गई थी कि इस्लामाबाद की तरफ मार्च होने जा रहा है जमीयत उलमा इस्लाम का, और ये बात बारहा कही जा रही थी कि हम PTI की तरह जाकर वापस नहीं आएंगे, गए तो फिर गए, लेकिन सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ हुई है। आज क्या कहिएगा? जी देखिए, बहुत शुक्रिया। एक बात तो है कि मौलाना साहब जो कह रहे हैं कि जब वो जाते हैं तो उन्हें वापस नहीं आना होता, फिर वो वहाँ बैठ जाते हैं, और उन्होंने उस वक्त भी पाकिस्तान में एहतजाज किया था जब कोई भी इमरान खान की हुकूमत में एहतजाज करने की पोजीशन में नहीं था। और उन्होंने एक एहतजाज करके इस्लामाबाद में धरना देके बाकी सियासी जमातों में जान डाली, और वो सारे जो थे जिनका मोराल बिल्कुल गिरा हुआ था, वो मौलाना ही था जिसने खैबर पख्तूनख्वा में इस जमात को टफ टाइम दिया। और जब यहाँ पे बल्दियाती इंतखाबात के 2 मरहले हुए तो उसमें एक मरहले, पहले वाले मरहले में मौलाना फजल रहमान की जमात ने तकरीबन तहरीके इंसाफ को पछाड़ दिया था, जिसके बाद तहरीके इंसाफ को थोड़ी सी गैरत आई और उन्होंने पूरी हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करके दूसरे मरहले में वो जीते, हालांकि पहले मरहले में मौलाना फजल रहमान उन्हें हरा चुके थे। हाँ। तो इस बात से तो ये वाज़ेह है कि जो यहाँ पे एक इम्प्रेशन है कि इस वक्त पाकिस्तान में सबसे बड़ी जमात जो है वो तहरीके इंसाफ है, तो मौलाना फजल रहमान किसी लिहाज से उनसे यहाँ पे किसी हद तक कम नहीं है। तो ये जो आप देखें उनका क्राउड देखें, वो क्राउड पुलर भी है, उनके लोग आते भी हैं, एक आवाज पे आ जाते हैं, इलेक्शन में भी सबसे ज्यादा सीटें निकालने की पोजीशन में भी हमेशा होते हैं। हाँ। तो लेकिन इन सब से कहीं बढ़कर वो एक बेहतरीन नेगोशिएटर भी हैं। तो वो है, वो जो जब डेडलॉक पैदा हो जाए तो मौलाना वो आदमी है जो उस डेडलॉक को खत्म करता है। हाँ। तो वो किसी भी, लेकिन जब वो खुद डेडलॉक बनाते हैं तो फिर वो उसे खत्म नहीं होने देते उस वक्त तक जब तक उनकी बात न माने, फिर वो जिद्दी भी हैं। तो अब वो मेरे ख्याल में जिद पे अड़े हुए हैं, और इनको एक चीज की और भी बहुत ज्यादा मेरे ख्याल में उन्हें अफसोस है कि PDM की हुकूमत जब बनी तो उस वक्त तमाम सियासी जमातों ने इमरान खान की हुकूमत को खत्म करके
एक मुश्किल सूरत हाल में हाथ डाला था, और उसमें इन्होंने सबसे ज्यादा ये कहते हैं कि हमें उस वक्त तनकीद का भी सामना था और लोगों की जो गैज़ो गज़ब था उसका भी सामना था। तो लेकिन जब वक्त आया तो उस वक्त ये कहते हैं कि इन्हें कुछ नहीं मिला, जबकि इनके जो इत्तेहादी थे, जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी थी, तो उन्हें बहुत कुछ मिला। तो इसलिए इनका गुस्सा वक्तन फवक्तन जागता है। आपको मालूम है ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के खिलाफ इनका गुस्सा जागता है, वो ऐसी सिचुएशंस बनाते रहते हैं कि जिससे वो दोनों मुश्किल में आ जाए। देखिए ना, ये तरमीम जब पास हो रही थी तो मुलामान के दरवाजे को उसने लाके बिठा दिया। तो उसकी वजह यह है कि उन्हें मालूम था कि उनकी इस वक्त की अहमियत क्या है, और उन्होंने उस अहमियत को कैश करा लिया था। रातों को भी लोग इनके पास आते थे, दिन को भी आते, तो अब उन्हें मालूम है। अच्छा, अब इस पर्टिनेंट बिल के हवाले से जो बात हो रही है वो विफाकी मदारिस जो है मुफ्ती तकी उस्मानी उसके सदर हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जनाब अब एक मिल के एक जॉइंट कंसेंसस के साथ एक स्ट्रेटजी बनाई जाएगी और इस मामले को आगे लेकर चला जाएगा। तो ये इस वक्त जो लेटेस्ट बात हुई है वो ये है। अब देखें ना कि इस वक्त मदारिस के रजिस्ट्रेशन के मामले पे जो जिन लोगों के पास मदारिस हैं वो तकसीम तो है ना। अब देखिए, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब जो हैं वो कल आए थे टीवी चैनल पे, उन्होंने बताया कि 18,000 मदारिस उनके पास हैं और उनमें कोई लाखों तलबा पढ़ते हैं। इसके अलावा और भी बाकी लोगों के पास वो हैं, तो सिर्फ मौलाना साहब के पास तो मदरसे नहीं है। तो वो कहते हैं कि हम तो इसको वजारत तालीम के पास रजिस्टर कराने के लिए तैयार है। मौलाना साहब पता नहीं क्यों कह रहे हैं कि इसके वजारत तिजारत और दाखिला के पास कराया जाए। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अंदर है। तमाम वो पार्टियां जिनके पास मदारिस की स्ट्रेंथ है इस वक्त, उनमें वो है। लेकिन मौलाना साहब, लगता नहीं है कि मौलाना साहब इस वक्त जो मदारिस के नाम पे जो कह रहे हैं वो सारा का सारा गुस्सा या मदारिस का है। लगता है कि उन्हें कुछ और भी है जिसपे अभी उनको मेरे ख्याल में वो नहीं मिला जो वो चाहते थे। तो वो अक्सर ऐसे करते हैं कि उनकी बहुत सारे नहीं, इसमें देखिए बहुत सारी चीजें हैं। अब आपने कहा कि जैसे मिसाल के तौर पे ये बात की जा रही है कि एक जो है स्कूल ऑफ थॉट वो ये कहता है कि जनाब ये महकमा तालीम के अंडर होना चाहिए। फिर दूसरी तरफ जो है वो वजारत तिजारत की भी बात हो रही है। फिर ये भी इसमें कुछ चीज़ें आ रही हैं कि जनाब एक जो मेन कैंपस होगा वो रजिस्टर होगा, बाकी जो है वो रजिस्टर नहीं होंगे। फिर दूसरा जो मामला है रजिस्ट्रेशन के हवाले से, फिर फंडिंग के हवाले से, फैटफ के भी इसके ऊपर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात उस वक्त भी सुने गए थे और अब भी इस तरह की कुछ बाज़गश्त हैं। तो ये इतना आसान चीज़ नहीं है, इतने सादा से मामलात नहीं है। जो देखिए, वो तो मौलाना साहब जो है ना, तो वो इसे बैनुल-अक़वामी एजेंडा भी कहते हैं ना। तो वो जब बैनुल-अक़वामी किसी इदारे का नाम आता है, फैटफ का आता है या किसी और का आता है, तो वो उस वक्त वो कहते हैं कि हमारे कान खड़े हो जाते हैं कि ये क्यों इसमें बात कर रहे हैं। हालांकि आपको मालूम है कि इस वक्त जो मदारिस हैं तो इनके हवाले से इंटरनेशनल सतह पे हमसे बात की जाती है। जब भी पाकिस्तान से कोई मसला डिस्कस होता है तो इसमें जो मसाइल पाकिस्तान के हवाले से डिस्कस होते हैं उसमें मदारिस का जिक्र आता है। सही। तो ये बात जो है, हाँ, बाकी जमातों ने अभी तक ये एतराजात इतने ज्यादा नहीं उठाए। उन्होंने जो मैकेनिज्म बनाया हुआ है और जिससे इत्तेफाक हो चुका है, अब ये देखना ये है कि वफाकी बैनुल मदारिस जो है वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है और किस तरीके से इस मामले को आगे लेकर चला जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद जान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की इकॉनमी को और वो क्या चीज़ें हैं जो इस वक्त मईशत के पीछे हाथ धो के पड़ने वाली हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद जायजा लेंगे। वेलकम बैक। बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, जिसमें हम देख रहे हैं कि कुछ पॉजिटिव नोट्स ज़रूर हैं जिसके ऊपर जो है इस वक्त इकॉनमी काफ़ी, क्योंकि इसके जो बैरोमीटर्स हैं, सबसे पहले अगर बात की जाए पॉलिसी रेट के हवाले से, शरह सूद के हवाले से, जो हमने देखा कि पिछले इस हुकूमत के टेन्योर में 23% से और नीचे आकर 15% पर आई है। तो एक बहुत बड़ा रिलीफ इस वक्त मिला है और उसके साथ साथ जो उसका रिफ्लेक्शन पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट्स के अंदर भी आ रहा है। जो बेंचमार्क 100 इंडेक्स है वो 100,000 प्लस जा चुका है। तो पूरी की पूरी इकॉनमी को पोर्ट्रे यही किया जा रहा है कि जनाब बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन ऐसे में जो खान साहब की इस वक्त एक कॉल आई है और वो कॉल मुज़ाकरात के हवाले से, अगर मुज़ाकरात या वो जो जुडिशल कमीशन नहीं बनता है तो फिर उसके बाद सानी की तहरीक
तारीख होगी और उसमें सबसे पहले टारगेट किया जाएगा रेमिटेंसेस को। और जो रेमिटेंस है इस वक्त सिर्फ अक्टूबर की अगर बात करें तो रिकॉर्ड रेमिटेंस पाकिस्तान में इन मंथ ऑफ अक्टूबर $3 अरब आए हैं। तो बात सर ये कि ये जो आपकी जितनी भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, वो पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर रहा है। बुनियादी सवाल यही है। डॉक्टर खाकान नजीब साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये अल्लाह अल्लाह करके जो हमारी डोलती हुई मईशत थी, जो डिफ़ॉल्ट होने के करीब थी, उसके बाद उसको वहाँ से निकाला। IMF प्रोग्राम, तारीख़ का सख्त तरीन IMF प्रोग्राम, जिसमें हर पाकिस्तानी की चीखें निकल गई। देन उसके बाद जो हमने फेज देखा, लेकिन लेटर ऑन मॉनेटरी ईजिंग का भी सिलसिला शुरू हुआ। और दोनों साइड पे, अगर हम फिस्कल साइड पे देखें या मॉनेटरी साइड पे देखें, तो हमें थोड़ी सी बेहतरी नज़र आई। लेकिन ऐसे में फिर सियासी अदम इस्तेहकाम। तो सर क्या होगा, क्या हमारे सियासतदानों का, हमारे मुल्क को आगे लेकर चलने वालों के जो दावेदार हैं उनका, ये तो हम अपने सिर्फ मुल्क के ही साथ ज्यादती कर रहे हैं इस वक्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हम इस वक्त जायज़ा लें तो दिखाई देता है कि IMF के एंगेजमेंट के बाद एक स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो मुल्क में, इकॉनमी में दिखाई दे रहा है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अफरात-ए-ज़र यानी कि कीमतों के जो बढ़ने की शरह है मुल्क में, उसमें एक खातिर खा कमी आई है। पर पिछले 2 साल बहुत भारी गुजरे लोगों पर। 29 और तकरीबन 24% के करीब इन्फ्लेशन रही, यानी कि 68% क्यूमुलेटिव इन्फ्लेशन जो है वो मुल्क में देखने को मिली। बिल्कुल। पाकिस्तान में उसके बाद जो अफरात-ए-ज़र है, एक हाई बेस इफेक्ट हुआ, एग्रीकल्चर अच्छा आया, रुपए की कीमत संभली, ऑयल की प्राइसेस नीचे आई। अगर इन सब चीज़ों का ओवरऑल अहाता करें तो वो अब सिंगल डिजिट में आ गई है। और उम्मीद ये की जा सकती है कि इस साल की इन्फ्लेशन सिंगल डिजिट में आ जाएगी ऑन दी एवरेज। इससे लोगों को कुछ रिलीफ इन टर्म्स ऑफ जो कीमतों के बढ़ने की शरह में नुमाया कमी है उससे मिला। पॉलिसी रेट का, जिसका मतलब है कि हम 22% से 15% पे आए। कुछ स्टॉक मार्केट में लोगों ने पैसे बनाए। दूसरी तरफ जो बैरूनी खसारा, या जिसको आप करंट अकाउंट का खसारा कहते हैं, वो सरप्लस भी आया कुछ महीनों में, और चंद $100 मिलियन डेफिसिट रह गया जो कि फाइनेंसेबल है। कॉन्सिक्वेंटली पाकिस्तान के रिजर्व्स $12 अरब से ऊपर चले गए और आप 2-2.5 माह की इंपोर्ट कवर पे आ गए। ये है वो टिपिकल स्टेबलाइजेशन प्रोसेस जो IMF एंगेजमेंट के बाद बहुत से ममालिक में, और जितनी भी रिसर्च है पहले साल में देखा जाता है, वो पाकिस्तान में देखा जा रहा है। इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के जो फंडामेंटल मसाइल हैं वो हल हो गए हैं। आपने PIA की प्राइवेटाइजेशन करने की सेकेंड टाइम इन अ डेकेड कोशिश की, इंटरेस्ट भी था, पर आप कामयाब नहीं हुए। एनर्जी सेक्टर इस साल भी 600 अरब रुपए के करीब नुकसान करेगा। पाकिस्तान की जो रैशनलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर्स है, every government finds it hard to do. I don't think things have changed there. FPR की जो कलेक्शंस हैं उसमें एक खातिर खा बेहतरी है, पर पाकिस्तान में जो अहदाफ फंड के साथ तय किए हैं उससे शॉर्ट है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का निफाज 4 प्रोविंसेस में होना था, पंजाब के अलावा कोई लेजिस्लेट नहीं कर पाया उसको। सो अगर आप ओवरऑल जायजा लें तो जो आपको स्पेस मिला IMF की वजह से, और कुछ इक़दाम जो आपने भी उठाए, स्मगलिंग पर काबू, अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर काबू, पाकिस्तान में एक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस लाने के लिए कॉन्फ्रेंसेस इतनी सारी की गई, लोकल भी, और ज्यादा जो एम्फसिस रखा गया वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पे रखा गया। तो आपने कोशिश की कि सऊदी अरेबिया से, चाइना से CPEC 2 चलना शुरू हो जाए। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में CPEC 2 किए बगैर या फॉरेन इन्वेस्टर को एक्साइट किए बगैर, और स्पेशली डोमेस्टिक इन्वेस्टर को एक्साइट किए बगैर, जो लो इन्वेस्टमेंट टू GDP है उसको बेहतर किया जा सकता है। तो आपने ये सारी कोशिश की। ठीक, लेकिन आपने जितनी भी कोशिशें की, जो असल हमें जो करना था, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स थे, चाहे वो टैक्सेशन के हवाले से हो, वो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से हो, वो ऑस्टेरिटी के हवाले से हो, या फिर वो एनर्जी सेक्टर के हवाले से हो,
अभी भी थ्रेट बहुत बड़ा मौजूद है। ये हमें जो फिस्कल एडजस्टमेंट्स वगैरह मिली हैं, वो आईएमएफ प्रोग्राम, जो सख्त तरीन प्रोग्राम के बाद जो रिलीफ था, वो हमें मिला है। एक कम से कम सिम्त हम कह सकते हैं कि एक सही डायरेक्शन में है, लेकिन बहुत बड़े बड़े मसाइल इस वक्त हमारे सामने खड़े हैं। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में अगर आपकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी अच्छी हो तो आपको मालूम होना चाहिए एज अथॉरिटीज कि 2013 में रिजर्व्स नीचे चले गए थे, फंड का प्रोग्राम होता है, वापस आ जाते हैं, स्टेबिलिटी आ जाती है। अगेन दोबारा यही 2019 में हुआ। सो ये कोई भी ऐसी चीज नहीं हो रही मुल्क में जो नई हो। दिस इज अ टिपिकल बिहेवियर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी आफ्टर एन एंगेजमेंट विद आईएमएफ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर यह भी साथ याद रखिए कि अब क्या 3 साल रोड मैप है। पहले तो फंड का प्रोग्राम कंप्लीट करना है इटसेल्फ चैलेंज होगा किसी भी इस वक्त गवर्नमेंट के लिए, इसलिए कि आप पहले क्वार्टर, पहले 6 मंथ्स के अहदाफ देखेंगे तो आप काफ़ी जगहों पे एडजस्टमेंट्स करने की गुंजाइश पैदा हो गई है। टैक्सेशन हो, पाकिस्तान की जो सोशल स्पेंडिंग है वो हो, नई टैक्सेशन के मेजर्स लेने हों, स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स हों, अगस्त में पीआईए की प्राइवेटाइजेशन का इंदिया हो। सो लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स। तो पहला टास्क तो ये है। और दूसरा, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आज भी आई थिंक जो एबिलिटी रिक्वायर्ड है स्ट्रक्चर्स इकोनॉमी के, और आसान लफ्ज़ों में उसका मतलब ये है कि ये बिलीव करने में कि हमने एक वेल रेगुलेटेड मार्केट इकोनॉमी बनानी है। सो पहले तो विजन ही दुरुस्त नहीं हो रहा। अभी भी गवर्नमेंट्स पाकिस्तान की ये चाहती हैं कि वो घर बनाएं, लोगों के पानी फराहम करें। ये काम जो है हमें सोचना पड़ेगा कि वो हैं जो हमें नहीं भी करने। 17 ऐसे सब्जेक्ट वफाक के पास हैं जो नीचे जाने हैं प्रोविंसेस को, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ज़कात, उशर, क्लाइमेट। ये सारा काम अगर आप नीचे नहीं देंगे तो वफाक का बोझ नहीं कम होगा। एनएफसी का अवार्ड, उसका रीथिंक अब एक नेशनल फिस्कल पैक्ट की ज़िमन में किया जा रहा है। सो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, जैसे मैंने पीआईए का पहले जिक्र सर, मैं दो पॉइंट्स मैं जरूर आपसे यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। एक तो पेंशन एज के हवाले से पेंशनर्स की, क्योंकि गवर्नमेंट सरकारी मुलाजमिन की इससे पहले हम देख रहे थे, बात हो रही थी कि उनकी एजेस जो है उसमें इजाफा कर दिया जाए। अब बात की जा रही है कि एजेस में 5 साल की कमी कर दी जाए उस पेंशन बिल को लेके। इसको भी मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले ज़रा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के हवाले से हम बात कर लेते हैं। मुल्क का सबसे बड़ा सूबा जो है पंजाब, वो इसके ऊपर तैयार है, राजी है, लेकिन बाकी सूबे राजी नहीं। और ये मैंडेटरी एक कंडीशन है IMF की, तो इसके ऊपर क्या, इसकी इफादियत क्या है और इसमें रुकावटें क्या क्या हैं और क्यों हैं? पाकिस्तान ने फंड के साथ ये तय किया है कि एक स्ट्रक्चरल बेंचमार्क है। याद रखिए कि जो एसपीज होते हैं उनकी एक हायर प्रायोरिटी होती है और वो करना पड़ते हैं, वरना वेवर लेना पड़ता है IMF के बोर्ड से कि एंड अक्टूबर में चारों प्रोविंसेस, लेट मी रिपीट, all the 4 provinces will legislate an agriculture income tax which is the same as the taxation or as the income taxation at the federal level। जिसका मतलब है जो टैक्स आप पर लागू है जब आप आज टीवी से चेक लेते हैं मंथली, उसी तरह की इनकम टैक्स लेजिस्लेशन ऑन एग्रीकल्चर। पंजाब ने भी लेजिस्लेट नहीं किया था जब तक कि IMF की टीम पाकिस्तान में नहीं आई, और पंजाब ने फिर जाकर एक लेजिस्लेशन किया जिसको जब मैंने पढ़ा तो मुझे ये भी मालूम हुआ कि उसमें अभी कई कबातें हैं और आपने कई चीज़ें एग्जीक्यूटिव पे छोड़ दी हैं जो कि आनी चाहिए थी। पर चलें, फर्स्ट स्टेप था। अच्छा, एक सवाल सर, पंजाब ने क्यों किया? मतलब इससे पहले मुखालफत होती रही है ना हमेशा, चूंकि वजीर आजम का ताल्लुक पंजाब से है, IMF से डील जो है इस वक्त हुकूमत कर रही थी, या अगर हम समझ लें कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती तो हो सकता है मुखालफत करता, ये जरा बताइएगा मुझे। I think all the above. Of course, it's the same leadership government, so it was easier कि वहाँ पे हो जाए, इसलिए पंजाब ने कर दिया। और दूसरी बात यह है कि important point ये है कि अभी all the other 3 provinces have not done it। और सिंध की तो शायद उसमें जैसे आपने फरमाया उनका एक व्यू पॉइंट थोड़ा सा ऐसा है जिसको अभी सॉफन करने की ज़रूरत होगी। KPK बलूचिस्तान ने भी ये काम करना है। अब देखिए, आपने एक तो स्ट्रक्चरल बेंचमार्क मिस किया, पर 1 जनवरी को आपने ये लिख कर दिया है कि आप इसका इजरा कर देंगे। आज दिसंबर अगर गुजर जाए
तो आप वाकई समझते हैं कि ये इजरा हो जाएगा? आई डोंट थिंक कि ये इतना आसान होगा। और फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन फेज, और ये करना क्यों ज़रूरी है। मैं सब दोस्तों को कहता हूं कि ऐसे कैसे हो सकता है कि 20% पाकिस्तान की जो इकॉनमी का हुजम है वो एग्रीकल्चर है, और ऐसा कैसे कर सकते हैं आप कि उसमें से टोटल कलेक्शन 8 अरब रुपया भी ना हो इनकम टैक्स की, और पूरा पाकिस्तान जो है, जो तबका तनख्वाहदार है, वो 460 अरब रुपया टैक्स देता है। सही कह रहे हैं। मसावी टैक्स निज़ाम का मतलब पाकिस्तान में ये है कि हॉरिजॉन्टल इक्विटी हो, जो टैक्स आप या मैं तनख्वाह से दे रहे हों या कोई मैन्युफैक्चरिंग से दे रहा हो, वही टैक्स एग्रीकल्चर पर नाफिज होना है। पाकिस्तान हैज़ 77 years of history of not taxing the agriculture income, the real estate income and the retail and wholesale income, और इसीलिए 9% टैक्स टू जीडीपी पे खड़े हुए हैं, और पाकिस्तान के लिए हर वक्त 24वीं बार आईएमएफ से पैसे मांग रहे हैं। अगर इसी तरह मुल्क चलाना है तो वो तो चलता रहेगा, चीज़ें कमज़ोर होती रहेंगी। पर अगर तब्दीली वाकई करना चाहते हैं तो ये वक्त है, ये स्पेस है। आईएमएफ प्रोग्राम आपके स्ट्रक्चर को तब्दील नहीं करता, वो आपको वक्त और स्पेस देता है, स्टेबलाइजेशन करा देता है। और जो इस वक्त हमने देखी इन रियल टर्म्स हमने देखी कि जो एक स्टेबिलिटी आपकी इकोनॉमी में यहाँ पे है। बट सर, अब एक ऐसे वक्त में कि जब आप देख रहे हैं कि आपकी रेमिटेंसेस, असल मसला आपको डॉलर्स का है, डॉलर्स आपको चाहिए, और रेमिटेंसेस $3 बिलियन थैंक्स टू RDA रोशन डिजिटल अकाउंट। अब अगर ये कहा जा रहा है कि जनाब उसका अपील की जाएगी बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से कि वो रेमिटेंस महदूद कर भेजें, तो इससे किसका नुकसान होगा? हुकूमत का होगा, इदारों का होगा, या फिर पाकिस्तान का होगा? और इस सोच को क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान ने चूंकि फॉर्मल चैनल्स पे इस वक्त रेमिटेंस बढ़ गई है, उसकी वजह यह है कि रुपया स्टेबल है, सो आपको कोई इंसेंटिव नहीं है इनफॉर्मल चैनल से भेजने के लिए। और दूसरी बात यह है कि तवातर से अगर 8.5 लाख पाकिस्तानी पिछले चंद साल में मुल्क से बाहर गया है, तो जो $2.5 अरब की रेमिटेंस थी वो $3 अरब पर मंथ को हिट कर गई है। ये तो बड़ी क्लियर जो हाई फ्रीक्वेंसी डेटा है वो हमें दिखा रहा है। अब आप आगे आ जाइए कि क्या ये एक जिसे कहेंगे स्टेबलाइजर है, जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो डेफिसिट है, यानी कि $70 अरब की इंपोर्ट और $30 अरब की एक्सपोर्ट, और जो $40 अरब का गैप आता है, उसमें ये 30-35 अरब जो है, ये एक बिल्कुल फंडामेंटल हैसियत रखता है। मैं फिर कहता हूँ कि मुझे नहीं मालूम कि जो डिसरप्शंस हैं वो किस तरह की हों। अगर सिविल डिसोबीडियंस की बात हो, इसकी तो ऑब्वियसली एक क्लैरिटी चाहिए होगी, बट इस पे ये इस वक्त कहना कि लोग अपने वालदैन को या अपने रिश्तेदारों को पैसे ना भेजें, आई थिंक कि एक तो जुज़वी तौर पे बहुत मुश्किल होगा, इसलिए कि ये पैसे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं आते। इन्वेस्टमेंट भी जो लोग करते हैं वो घर बना देते हैं, ये कंजम्पशन के लिए आते हैं सारे। ट्रू। सो आई थिंक कि इसको तब्दील शायद करना उन लोगों के लिए, बिकॉज वो अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं, मुश्किल होगा। बट एनी डिसरप्शन ऑफ अ फ्यू $100 मिलियन अ मंथ, लेट्स से आप $300-400 मिलियन भी समहाउ फॉल कर देते हैं, और आप वापस इनफॉर्मल चैनल्स, जिस पे सख्ती ज़रूर की है अथॉरिटीज़ ने, BCD की जो कंपनीज थी। सर खुदा ना खास्ता अगर इनफॉर्मल की तरफ जाते हैं तो आगे FATF खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद थे। वक्त की कमी, और जाहिर है कि ये एक जो थोड़ी सी स्पेस पाकिस्तान की मईशत को मिली है, इसको हमें आगे लेकर चलना है। इसके लिए आसानी के रास्ते पैदा करने, ना कि मुश्किल के। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।